माइक थोड़ा। मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजेंद्र यादव जी, उन्होंने शपथ ली है, दूसरे उप मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार में जेडीयू से, शायद कई बार शपथ ली होगी, बड़ी जल्दी बड़ी आराम से आसानी से उसको पढ़ गए। एकदम याद हो गया होगा सर। 1990 से लगातार वो मंत्री हैं और इनके बारे में दिलचस्पी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को लेके इनकी सौरभ बड़ी रुचि रहती है और उसी लिहाज से इनके पसंदीदा नेताओं में नितिन गडकरी हैं। अपने कैंपेन चुनाव प्रचार के समय में इन्होंने खास तौर पे बीजेपी के लोगों से कहा था कि गडकरी जी का कार्यक्रम हमारे यहाँ लगवा दीजिए। और ये देखिए 3 तस्वीरें, 3 चेहरे, ये बिहार सरकार का चेहरा है आपके सामने। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 2 जेडीयू के नेता उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। ठीक बिल्कुल ये जो उनके बीच में एक समीकरण था वो पलट गया है। बीजेपी अब तक छोटे पार्टनर के तौर पर रही, डिप्टी सीएम के पद वो लेती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते थे। आज मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना है, बड़ा दिन है उसके लिए, एक ऐतिहासिक दिन भी लोग इसे कह रहे हैं। जी राजकुमार जी। निश्चित रूप से बीजेपी का सपना साकार हुआ बिहार जैसे राज्य में, और जो पूर्व का एक तरह से प्रवेश द्वार भी आप कह सकते हैं। इसके बाद बंगाल की बारी है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा भी था बिहार जीतने के बाद। तो ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए, बड़ा सपना साकार हुआ है, बड़ी लंबी तपस्या भी की है बीजेपी ने इसके लिए। गठबंधन की राजनीति में जिस तरह के प्रयोग बिहार में करने पड़े, बाकी जगह नहीं करने पड़े बीजेपी को। लेकिन एक बात मैं और इशारा आपका, उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, ये पद कभी अपवाद के तौर पर होता था हमारे राज्य। पुरानी घटना अगर मुझे सही याद आ रही है, 89 में देवीलाल जी ने तो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ पढ़ दी थी, जिस पर राष्ट्रपति ने आपत्ति की और उन्होंने दोबारा पढ़नी पड़ी, बिना प्रधानमंत्री शब्द यूज किए। सिर्फ मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद जैसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है उनको डिजिग्नेट किया जाता है। आडवाणी जी जब उप प्रधानमंत्री बने थे तो शपथ नहीं ली थी, उसमें मंत्री थे वो। अटल जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था जिससे उनको उप प्रधानमंत्री डिजिग्नेट किया गया था। ये अब नया चल गया कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी कई जगह कई बार ले ली है मंत्रियों ने। वही सर मैं जोड़ रही थी कि पॉलिटिकल पावर बैलेंस के लिए कि आप हमारे अलायंस पार्टनर है, आपका सेफ गवर्नमेंट में क्या है, इसलिए ये एक नियम सा चल पड़ा है और वो दिल्ली में भी दिखाई दिया। नहीं, पदनाम है वो, लेकिन वो पद, शपथ जो है मंत्री पद की होती है। जी जी। अब कितनी बड़ी भूमिका होने जा रही है सम्राट चौधरी की, इस पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। कितनी बड़ी तपस्या बीजेपी की रही 46 साल की, उस पर भी चर्चा हो रही है। पावर बैलेंस अब कैसे होने जा रहा है, नया गणित कैसे होने जा रहा है, क्योंकि अब कुशवाहा, भूमिहार, यादव, ये एक पावर बैलेंस अब हम देखने जा रहे हैं। अजीत जी, तो बात एक बार फिर से इसी पावर बैलेंस की ही कर ले। अब नई तरीके की राजनीति बिहार में देखी जाएगी, सेंट्रल ड्रिवन पॉलिटिक्स देखी जाएगी, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। बिल्कुल, देखिए 2 बातें, 2 तस्वीरें। हम लोग कल जब मुख्यमंत्री के लिए इनका नाम, विधायक दल के नेता के लिए नाम प्रस्तावित किया गया, तो जो लोग समर्थन करने आए, जिसने प्रस्ताव किया और जो लोग समर्थन करने आए, तो उस समय बीजेपी ने एक सामाजिक समीकरण अपना दिखाया कि भूमिहार नेता ने प्रस्ताव किया, उसके बाद ब्राह्मण समर्थन किया, विजय सिन्हा ने, राजपूत राघवेंद्र प्रताप सिंह ने, बनिया दिलीप जायसवाल ने, रेणु देवी अति पिछड़ा ने, तो वो एक समीकरण जो बीजेपी का अपना कोर वोट है सब वहाँ दिखा। आज देखिए जो जनता दल यू ने दिखाया, दूसरे नंबर पर विजय चौधरी ने शपथ ली है।
जी। तो भूमिहार वोट जेडीयू को, ये देखिए ट्रेडिशनली बीजेपी क्लेम करती है कि बीजेपी का वोट है, आजादी के बाद से भूमिहार कांग्रेस के वोटर थे, श्री बाबू की वजह से, कैलाशपति मिश्र की वजह से बाद में 90 के दशक में भूमिहार गए बीजेपी की तरफ लालू यादव से लड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी ने शायद ही कभी किसी अच्छे बड़े पैन बिहार असर वाले भूमिहार नेता को आगे बढ़ाया, जिनको भी आगे बढ़ाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, उन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। उसके बरक्स नीतीश कुमार ने हमेशा बड़े भूमिहार नेताओं को आगे किया है, चाहे ललन सिंह हो, उन्होंने रामाश्रय प्रसाद सिंह को ले आकर के मंत्री बनाया था, उन्होंने अरुण कुमार को अपने यहाँ रखा था, उन्होंने विजय चौधरी को आगे बढ़ाया है, महाचंद्र प्रसाद सिंह को आगे बढ़ाया। जितने भूमिहार नेता हुए, किस मात्रा में, किस अनुपात में नीतीश कुमार को वोट देते हैं ये अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने हमेशा उनको अपने साथ रखा है। और अभी भी वो ये बात समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी का भविष्य अगर बचाए रखना है तो कुर्मी के साथ जो एक जाति जुड़ेगी या उनके साथ रह सकती है वो भूमिहार हो सकता है। तो ये वो कोशिशें कर रहे हैं ये बनाने में। और विजेंद्र यादव जो हैं वो सीट गर्म रखने के लिए हैं, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गर्म रखने के लिए है, निशांत के आने तक के लिए उनको बनाया गया है। वो रिटायर होने को, संन्यास लेने को तैयार थे, उनको रखा गया है कि आप बैठे दूसरे किसी को भी बिना बनाते, अगर जैसे श्रवण कुमार का भी नाम आया, कुर्मी लॉबी बड़ी एक्टिव हो गई कि भाई नालंदा से मुख्यमंत्री था, कुर्मी मुख्यमंत्री था, छोड़ रहा है और कुर्मी नहीं बनेंगे तो क्या होगा, उनका कौन माई बाप होगा, पावर मतलब सरकारी जाति है, तो श्रवण कुमार को बनाया जाए। लेकिन एकदम मना कर दिया गया कि भाई नालंदा से आप कुर्मी दूसरा बनाएंगे फिर उसको हटाएंगे कैसे निशांत को बिठाने के लिए, ऐसा व्यक्ति जो 20 साल से मंत्री हो। तो ये ऐसा व्यक्ति बिठाइए जिसको आसानी से आप डिस्पोज कर सकें, जब जरूरत हो तो वो हट जाएंगे, वो कुर्सी गर्म रखने के लिए अभी बैठ रहे हैं। ये दोनों उप मुख्यमंत्री। एक बात अभी मीनाक्षी ने जो कही कि सेंट्रल ड्रिवन आपको ज्यादा इनिशिएटिव्स इसके अंदर दिखाई देंगे। नीतीश कुमार के बारे में हम बहुत कहानियां सुनते हैं कि वो तो कॉमा फुल स्टॉप तक ठीक खुद अपने हाथ से करने वाले नेता थे और उनसे अलायंस में रहकर भी कुछ बहुत ज्यादा अपनी मांगे मनवा लेना मुमकिन नहीं हो पाता था। अब ये सरकार जो है इसमें सेंटर्स के इनिशिएटिव, सेंटर की स्कीमें या सेंटर का इन ऑल ओवरऑल से वो बढ़ जाएगा। देखिए, सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है। एक तो ये है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो क्या जो सम्राट चौधरी उतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। दूसरा ये भी बात है कि सम्राट चौधरी का जो पीरियड आरजेडी में रहा है वो वही पीरियड है जिसे बीजेपी जंगल राज का नाम देती है। तो क्या वो, क्योंकि उस बीजेपी और जेडीयू के जो कंबाइंड शासन था उसमें जो है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बेहतर हुआ था, तो क्या सम्राट चौधरी उसी लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर और पुख्ता बना पाएंगे। तो ये सारी चुनौतियां उनके सामने। और दूसरा, सम्राट चौधरी को ब्रीफ क्या है, क्या जेडीयू को साथ लेकर चलने का ब्रीफ है या जेडीयू को निपटाने का ब्रीफ है, तो ये भी देखने वाली बात है। सबने आपकी तरफ ही देखा, पता नहीं क्यों इस सवाल पे। इसमें कोई भ्रम ही नहीं होना चाहिए कि जेडीयू को निपटाने की ही रणनीति रहेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि उनको, बीजेपी वालों को भी ये पता है कि जेडीयू का नीतीश जी के बाद कोई उस, मतलब नीतीश जी के राजनीतिक रूप में अब बिहार में उस सक्रियता नहीं रह गई, तो उसके बाद या निशांत के बारे में बीजेपी के नेता बखूबी जानते हैं, तो उनको भी पता है कि अगर जेडीयू आगे भी कर देगी तो ये बहुत संभाल नहीं पाएंगे और ये वोट बैंक दरकेगा। तो वहाँ पर बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जेडीयू निपटे और वो वोट बैंक बीजेपी के साथ रह जाए। अगर बीजेपी को ये किसी रूप में खतरा नजर आए कि वो वोट बैंक हमारे साथ नहीं आ रहा है तो फिर वो जेडीयू को बनाए रखने की पूरी जुगत लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जो कि यही नजर आ रहा है कि वैसा नहीं होगा, उस कंडीशन में बीजेपी के नेता पूरी तरह से ये कोशिश होगी कि जेडीयू के वोट बैंक को अपने साथ ले और धीरे धीरे जेडीयू अपने आप निपट जाएगा। उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब नीतीश कुमार के बाद, जैसे अभी पूछा गया ना किसी से कि नीतीश कुमार के बाद दूसरा नेता कौन, कोई नहीं, तो जिस पार्टी की ये स्थिति हो तो फिर वो क्या ही कर लेगी। तो वहां पर सिर्फ एक नीतीश कुमार के अपने दम पर जेडीयू खड़ी है। नीतीश जी अब बिहार में सक्रिय नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री से हट गए, धीरे धीरे उसमें इरोजन होगा और बीजेपी उस इरोजन को और तेज करेगी। निशांत का ऐन वक्त पर फिर ये तय ना कर पाना, एक तो ये कैसे रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, मतलब इसका मैसेज क्या गया कि भाई नहीं, ये व्यक्ति जो है आना ही नहीं चाहते हैं इन पर, या फिर दबाव भी ना डाला जाए पार्टी या परिवार की तरफ से भी उनसे ऐसी अपेक्षा ना की जाए। और 6 महीने के बाद आप क्यों कल से इस बात को कह रहे हैं, कितना रेलेवेंट रह जाएगा उनका पॉलिटिक्स में आना ना आना? देखिए, ये इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि निशांत पार्टी में आए, राजनीति में सक्रिय हो या उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो अपना यूएसपी बनाई अपनी, उसमें एक ये 2 चीज़ें, अभी एक बात हो चुकी है कि वो करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर नहीं लगे, एक ईमानदार नेता की छवि हो और दूसरा के परिवारवाद नहीं करते हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती, सौरभ जी, जब उन्होंने पार्टी बनाई तो यही थी कि लालू यादव की जो भदेश राजनीति है, जो रस्टिक पॉलिटिक्स है उनकी, उसके मुकाबले आप एक संभ्रांत पॉलिटिक्स, एक विनम्र व्यक्ति की राजनीति करें। लालू यादव की जो पॉलिटिक्स परिवारवाद की है, उसके
बरक साहब एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी की राजनीति करें, तो अपने इस यूएसपी को बनाए रखने के लिए, लालू यादव के कंट्रास्ट में अपने को खड़ा करने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स की परिवार के सभी लोगों को, मतलब सिर्फ बेटे को नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका परिवार छोटा है, उनके ससुराल का परिवार छोटा है, परिवार बड़ा है। अब तो काफी सारे लोग आके मुख्यमंत्री निवास में रहते हैं जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तो लेकिन सब लोगों को उन्होंने दूर रखा राजनीति से। तो लालू यादव के कंट्रास्ट में उनको अपने को खड़ा रखना था। निशांत की पॉलिटिकल ट्रेनिंग इस वजह से नहीं हो पाई, नहीं तो जब पढ़ाई वो छोड़ करके जब वो आए थे 25 साल की उम्र में, उनको नीतीश कुमार एक्टिव कर सकते थे। आप सीधे मंत्री विधायक नहीं बनाते, राजनीतिक रूप से जिम्मेदारी दे सकते थे, कोई सामाजिक जिम्मेदारी निभा सकते थे। भाई शीला दीक्षित के बेटे ने, हम लोग देखा ना कि एनजीओ चलाते थे, एक बार एमपी हो गए, हटे तो उसके बाद भी एनजीओ चलाते हैं। इस तरह का भी कोई काम नीतीश कुमार ने अपने बेटे से नहीं कराया। कोई बिजनेस करा देते, खेती करवा देते, उनकी कम्युनिटी खेती करने वाली है, नालंदा में बड़ी उपजाऊ जमीन है और तमाम कुर्मी जाति के लोग खेती बाड़ी करते हैं, सब्जियां उपजाते हैं, बड़ी खेतिहर जाति है, मजबूत जाति है। कोई काम नीतीश कुमार ने अपने बेटे से नहीं कराया। तो अब आप जो अभी कहा ना देवेंद्र जी ने कि 50-51 साल की उम्र में आकर के अब एकदम से नई चीज कैसे कोई संभाल लेंगे आप आकर के? किसी तरह की सार्वजनिक जीवन में आपकी उपस्थिति नहीं रही है, किसी चीज का आपका प्रशिक्षण नहीं रहा है। पेशे का भी एक प्रशिक्षण होता है ना, किसी चीज का प्रशिक्षण नहीं रहा है उनका, बिजनेस का, खेती का, राजनीति करने का, सामाजिक कार्य करने का, किसी चीज का नहीं। तो अब 6 महीने आप अगर 6 महीने अगर कोई पद पर रख के उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप घूम सकते थे। ऐसा नहीं था कि आप उप मुख्यमंत्री बन गए तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान की तरह चिराग पासवान एमपी बन गए, एमपी बन के घूमे। हमको ध्यान है जब वो पहली बार निकले थे, और उनके साथ के लोग किस्सा बताते हैं कि पहली बार जब वो रैली में निकले तो कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी थी और लोग उनके पैर कुचल रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी, नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। जो उनके रास्ते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके तरीके हैं, उनकी कार्यशैली है, उसी पर चलना हम लोगों का काम है। मॉडल चलेगा या भाजपा का मॉडल चलेगा? देखिए, इसमें आपको फर्क मत करिए। अभी तक नीतीश मॉडल जो था उसमें भाजपा भी थी, इसलिए आप फर्क। सीधी बात है कि बिहार है, नीतीश कुमार भी है, 3 और दल है, वही मॉडल चलेगा। नीतीश कुमार दूसरा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार की जो सोच थी, उनके जो काम करने का तरीका था, वो अद्भुत था। हम लोगों ने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और भविष्य में भी ये बात हमारे अभी जो अब नए मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता बनाया है, जो नीतियां, जो कार्यक्रम बनाए हैं बिहार के विकास के लिए, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई न कन्फ्यूजन है न समझदारी का अभाव। विजय चौधरी को आप सुन रहे थे। बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा, नीतीश के दिखाए हुए रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने, जो अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने बयान दिया था शपथ लेने से पहले, विजेंद्र यादव क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। फिलहाल अभी क्या संगठन के लिए काम करेंगे? करना चाहिए, आना चाहिए, हम स्वागत करेंगे। सर, आपको भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है सर, सम्राट जी के साथ आप भी काम करेंगे सर? काम करेंगे ना, आगे बात कीजिएगा। चलिए देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं लालू के पाठशाला से निकले हैं, उनके लोग हैं। वो किसके पाठशाला से निकला है? वो किसके पाठशाला से निकला है? उनको पूछिए वो किस पाठशाला से निकला। पहले तो जनता दल था। ये बात हुई विजेंद्र चौधरी ने जो ठोक के जवाब दिया है। विजेंद्र यादव कल हम लोग विजेंद्र यादव जी ने, कल हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वही सब लोग जनता दल की पाठशाला से निकले। बड़े तीखे तेवर वाले नेता लगे, लोग ने शायद ज्यादा सुना ना हो। पीढ़ी के नेता है ना, वो जनता दल का जो ओरिजिनल तेवर है, ये उस तेवर के नेता है कि पहले तो जनता दल था। तो सही कहा, लालू जी की कोई पाठशाला नहीं थी। पाठशाला तो चौधरी देवीलाल की थी, पाठशाला चौधरी चरण सिंह की थी। भाई ये सारे लोग जेपी आंदोलन से निकले हैं। अगर कोई राजनीतिक पाठशाला थी व्यक्तिगत राजनीति की, तो जेपी आंदोलन, तो जेपी आंदोलन ये सब उससे निकले हुए हैं।
तो ये तेजस्वी यादव की ये हद तेवर तक सम्राट कमजोर जी है। को सुहा जाएंगे, जैसे आप बता ही चुके हैं कि भाई ये तो इस ओपिनियन के थे अब ये कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री एक बनाने से सिंपल अच्छा बात चलो सौ- एक अपोजिशन में सिंपल बैठे। बात सौरभ जी समझिए कि अब अगर 6 ये महीने का कहना मामला है है, ना, 6 महीने बाद निशांत खाली कुर्सी अगर खाली करेंगे तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव की पार्टी से पहली बार मतलब विधायक बने हैं सम्राट चौधरी, तो इसलिए उनकी पाठशाला के हैं, तो तेजस्वी यादव तो पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधायक बने हैं और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या तेजस्वी यादव को कोई कहेगा कि नीतीश कुमार की पाठशाला के हैं? मिलीजुली सरकार बनी है क्या? सब जनता दल के जो जनता पार्टी रही, जो जेपी का आंदोलन रहा, समाजवादी विचारधारा रही, उस विचारधारा से उस बहुत बड़ी पाठशाला थी। 90 में कोई नीतीश कुमार लालू यादव के दम पर, तो लालू यादव के चेहरे पर थोड़ी चुनाव अच्छा ये लड़ा बता दिया दिया जीत जी, बार बार अभी भी कहा गया, विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश मॉडल ही चलेगा, ये बात कब तक कही जाएगी? नहीं, देखिए अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश मॉडल पर चलेगा तो बिहार को भी नीतीश मॉडल की अब जरूरत जहां तक थी वो हो गई ना। नीतीश मॉडल की अब नीतीश मॉडल से बिहार तरक्की नहीं करेगा। अब बिहार को दूसरे मॉडल की जरूरत है। बिहार को नीतीश मॉडल के दम पर, आपने कहा अभी तो नीतीश मॉडल के दम पर बिहार विकास के हर पैमाने पर सबसे नीचे है। ठीक है, नीतीश कुमार की उपलब्धियां अपनी जगह है, सामाजिक विकास अपनी जगह है, सांप्रदायिक सौहार्द उन्होंने बना करके रखा वो अपनी जगह, ये सारी चीजें हैं। जातीय हिंसा संघर्ष खत्म किए, वो सब विकास का मॉडल चाहिए वहां, ताकि बार बार चुनाव के टाइम कहा संजय झा ने कि हम लोगों ने लॉन्च पैड तैयार किया है, लॉन्च पैड के ऊपर बिहार को एक बड़ी छलांग लगानी है। तो बड़ी छलांग लगाने के लिए एक नए मॉडल की जरूरत है। आपको डेवलपमेंट करना है, पलायन रोकना है। और हम लोग बार बार कहते हैं सौरभ जी, लालू यादव ने एजुकेशन सिस्टम का हार्डवेयर खराब किया था, नीतीश कुमार ने उसका सॉफ्टवेयर खराब कर दिया। तो एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना है, आपको हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है, पलायन रोकना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ले आना है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीति आयोग तैयार करता है, हर पैमाने पर बिहार सबसे नीचे है, तो वही मॉडल चलाएंगे क्या बिहार में? पूर्व मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, अब सम्राट मॉडल चलेगा। बधाई, शुभकामना नई सरकार का। ये सरकार पूरी तरह से समृद्धि के साथ विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का सपना साकार करने में भरपूर योगदान देगा। भाई इससे ज्यादा मत बोल पाओ, बस उन्होंने यही कहा है। बहुत फर्क पड़ेगा। हो गया, आगे बढ़ो। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से एक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा ग्राउंड पर सीमांचल के इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार की समस्याएं हो रही थी, खासतौर पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर उस रूप में बीजेपी के लोग दबाव नहीं डाल पाते थे उनको कंट्रोल करने के लिहाज से। जैसे पिछली बार जब गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आया तो उसके बाद सीमांचल के इलाकों में बहुत कुछ किया गया जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है या पब्लिक डिस्कोर्स में वो चीज़ें चर्चाएं में नहीं आई, लेकिन वो एक बड़ा कंसर्न रहता है और दिल्ली में भी केंद्र सरकार का वो कंसर्न रहता है। अब आप देखेंगे कि अब जब बीजेपी की सरकार वहाँ पे होगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ पे होगा, उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा एक्शन होगा। ये वहाँ गृह मंत्री गए थे और 3 दिन सीमांचल में रहे थे, पूर्णिया, सुपौल उन्होंने, और उस समय सम्राट चौधरी उनके साथ थे, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी उनके साथ थे। उस इलाके में घुसपैठ जो हुई है या आबादी बढ़ी है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, उसको लेकर के काफी चर्चा हुई है। बीजेपी का एक बड़ा कंसर्न रहा। बहुत कुछ कमांड भी उस समय दिया था डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, और उस कमांड का एक्शन भी हुआ, लेकिन तब ये हो रहा था कि मुख्यमंत्री कोई और है और नीतीश कुमार जी का एक वो आप कह सकते हैं कि वो कंसर्न पॉलिटिकल ऑप्टिक्स वाला हमेशा से रहा है कि खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को लेके वो उसमें राजनीतिक तौर पे बहुत ज़्यादा उसमें सतर्कता बरतते थे। कहा यह भी जाता था, उसके लिए कोई रिकॉर्ड वाली बात नहीं थी, लेकिन कहा यह भी गया था एक बार, और मुझे जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी है सौरभ, वो एकदम से सही बात थी कि उनके एक नेता ने एक बार तब सिवान के चर्चित बाहुबली सैयद शहाबुद्दीन को ये बात कही थी कि अगर आप जेडीयू में आ जाएं तो आपके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उनमें मदद भी मिल सकती है या इस तरह की चीज़ें हो। उसके पीछे वजह ये थी कि उनको ऐसा लगता था कि जेडीयू के उस नेता को कि अगर ये आ गए तो जेडीयू को मुस्लिम वोट का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को अपना एजेंडा लागू कराने के लिए कितनी दिक्कत होती होगी। अब वो सारी समस्याएं एकदम सॉल्व रहेंगी और ग्राउंड पे एक बड़ा चेंज आप देखेंगे सीमांचल के इलाकों में ऐसी चीज़ों के खिलाफ एक्शन के संदर्भ में। वैसे देवेंद्र, सैयद शहाबुद्दीन को जेडीयू के नेताओं की अप्रत्यक्ष मदद मिलती रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जेल तक में मिलने गए थे। और मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जिस वक्त सैयद शहाबुद्दीन फरार थे, उनके खिलाफ वारंट था और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल जी की, तब वो यहाँ जेडीयू के कुछ जो नेता थे, जो एमपी थे और मंत्री थे, उनसे आवास पर आके मिलते थे सैयद शहाबुद्दीन। अच्छा, और जो जेल में गए थे सौरभ जेडीयू के नेता, और ये मैसेज उन्होंने दिया था, उनको शहाबुद्दीन ने मना किया कि मैं आरजेडी नहीं छोड़ूंगा और दोबारा इस तरह का प्रस्ताव लेके मेरे पास नहीं आइएगा।
मतलब अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जेडीयू नेता वो ऊपर से ग्रीन सिग्नल के बजाय, वो बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो ऐसे ही पहुंच गए होंगे। तो वो उस वोट बैंक को लेकर रिलक्टेंस नीतीश कुमार की रही भाई उस तरीके से दिखने में कि भाई आप वहां कोई बहुत बड़ा एक्शन ले रहे हैं। नीतीश कुमार की मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी रही है ना, नीतीश कुमार हमेशा उसको एड्रेस करते रहे, इसलिए वो एक कंसर्न था उनका कि उनके ऊपर वो आरोप ना लगे कि बीजेपी के साथ रह करके एकदम से वो हिंदुत्ववादी राजनीति करने लगे। नरेंद्र मोदी को लेके जो उन्होंने रिजर्वेशन दिखाया था, उस रिजर्वेशन की वजह ये थी, मोदी उस वोट बैंक को नहीं चाह रहे। सम्राट चौधरी की बात करें, देखिए मंत्री तो वो रहे कई बार, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन जब अभी ये जो 4 महीने उनके पास होम डिपार्टमेंट रहा है, इसमें उनका कोई खास छाप रही क्या? इसमें शुरुआत में तो बुलडोजर वगैरह काफी दिखता था। हाँ, एक दूसरा छाप जैसे सीमांचल वाले के बारे में मैं बता रहा हूँ कि उसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि जिसको सम्राट चौधरी के डिप्टी से मतलब होम मिनिस्ट्री रहते हुए उस काम को करा पाई बीजेपी, अन्यथा वो काम होना मुश्किल होता निश्चित तौर पे, क्योंकि वो चर्चा में बहुत ज़्यादा लेकर नहीं आना था, उसके लिए कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया, लेकिन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कुछ हो रही थी, उनको बहुत कंट्रोल किया गया है और आगे आप अब उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखेंगे। जाहिर तौर पर उसको लेकर कोई बहुत शोर शराबा नहीं किया जाएगा, बहुत हाई तबाह नहीं मचाया जाएगा, जिससे ऐसा ना हो कि मतलब कुछ लोगों को हाई तबाह मचाने का मौका मिल जाए, उस काम को नहीं किया जाएगा, लेकिन गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से उसमें बहुत सारे एक्शन अभी आगे और होने हैं, जिसके लिए पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है सरकार का। आखिरकार बीजेपी को एक गैर भाजपाई मुख्यमंत्री और मिल गया, ये भी चर्चा चल रही है, और ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिससे देवेंद्र खुद कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी को ऐसा ऑप्ट किया कि अब वो भाजपाई ही दिखाई दे रहे हैं, वैसे उनकी कार्य करने की क्षमता है, वैसे ही उनके रीति नीति भी है, लैंग्वेज भी है। अब आप ये देखिए विजय तिलक ये कितना खास होने जा रहा है, उसकी तस्वीर, ये जो कितना खास रहा उसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो चेहरा भी आपके सामने विजय चौधरी, जब वो भी शपथ लेकर बैठे थे राहुल महाजन जी, तब कितनी दफा उन्होंने हाथ जोड़े हैं, और हम जानते हैं कि जिनके सामने वो हाथ जोड़ रहे थे, सामने अग्रिम पंक्ति पर बैठे हुए नीतीश कुमार ही थे। देखिए, राजनीति में जिस तरह से जो लोग होते हैं या फिर जिस तरह से नेता होते हैं, वो जिस पार्टी में चले जाते हैं उसमें रम जाते हैं। अब आप असम के मुख्यमंत्री जो है, एक समय में गुजरात दंगों की बात करते थे, आज करते हैं? नहीं करते हैं भाई, वो अपने उसमें रम गए हैं। वो आज हिंदुत्व की बात करते हैं, उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा जो है हमारे को नहीं लगता है कि बीजेपी के लोग भी उतनी मतलब भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि वो करते हैं। तो देखिए, बिहार में अब राजनीति बीजेपी की राजनीति है, और बीजेपी की राजनीति ये है कि किस तरह से पूरी हिंदू कम्युनिटी को एक हिंदू अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए, ताकि उनकी जो हिंदूवादी राजनीति, या मैं कहूँ हिंदुओं के प्रति अच्छी राजनीति, जो वो मानते हैं कि हमारे को हिंदू कम्युनिटी के लिए काम करना है, तो वो राजनीति जो है वो आगे बढ़ेगी। और नीतीश कुमार की जो राजनीति है, जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की भी कहीं कहीं राजनीति थी, वो भी पीछे होगी। और दूसरा, एक देवेंद्र जो बात कर रहे थे ना, सीमांचल की बात कर रहे थे, एक पोरस बॉर्डर जो नेपाल के साथ है बिहार का, वहाँ से जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें शायद बीजेपी जो है काफ़ी कामयाब होगी इस बदलाव के बाद। वहाँ से इलीगल करेंसी और हथियारों की जो स्मगलिंग का मामला है, जो कि बिहार में और क्राइम को, या बाकी सारे देश में भी क्राइम को कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ाता है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश होगी बीजेपी की कि वो सारे बॉर्डर के जो इलीगल एक्टिविटी है ना उन्हें रोका जाए। अभी इस वक्त जो पिक्चर में देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं पर बात हो रही है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां कितनी बड़ी होने जा रही है। अगर उनकी ऑपोजिशन की भी बात करें, आरजेडी के लिए भी अब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड कभी बन पाएगी, या अब यहाँ से चुनौती जो है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है देवेंद्र? नहीं, निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए तो अभी चुनौती ही चुनौती है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अगर ठीक तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो फिर आरजेडी के लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। आरजेडी को विंडो सिर्फ एक नज़र आएगा कि अगर जेडीयू ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, निशांत अगर नहीं आते हैं या आके ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, फिर उस वोट बैंक को किसी तरीके से अपनी तरफ खींचा जाए। अभी तक नीतीश मामले में अगर आप पॉलिटिकली देखें तो आरजेडी को परसेप्शन के लिहाज से, नैरेटिव के लिहाज से, ऑप्टिक्स के लिहाज से जिस प्रकार की राजनीति करनी थी, शायद अभी तक वो करते नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे तेजस्वी यादव जो कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं भी उनके बोलने में ये नहीं नज़र आ रहा है कि वो ये दिखाने की कोशिश करें जनता के बीच खूब एग्रेसिवली कि नीतीश कुमार का जो वोटर है उसकी चिंता आरजेडी को खूब है। जैसे तेजस्वी यादव बहुत आसानी से कह सकते थे, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा भी कि हम तैयार हैं, नीतीश जी हम लोग के साथ आएँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम उनको खुला समर्थन देंगे। ये होगा नहीं, नंबर्स में भी नहीं हो सकता, लेकिन एक नैरेटिव आप बना सकते थे। तेजस्वी यादव भी एक तरह से
कहा जा सकता है कि निशांत की तुलना में भले ही ज़्यादा बेहतर लीडरशिप उनकी एस्टेब्लिश हो गई हो, लेकिन ग्राउंड पे जितना मेहनत करना चाहिए उस रूप में करते नज़र नहीं आ रहे हैं। खासतौर पे विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो और ज़्यादा नज़र आ रहा है कि बस कुछ बयान दे देना, उसके बाद बहुत संघर्ष कर रहे हो, इशूज़ उठा रहे हो, लोगों के बीच जा रहे हो, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। राजकुमार जी, वैसे तो आजकल मुख्यमंत्री भी जो हैं वो एक पर्सनालिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स करते हैं, जनता भी पसंद करती है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ को देखती है। तो जैसे योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपनी यूएसपी बनाया। बिहार को इस वक्त किस किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है? देखिए, बिहार का क्राइटेरिया तो कही है, लेकिन मेरा मानना है कि मेन फोकस जो होगा वो लॉ एंड ऑर्डर पर रहेगा। क्योंकि एक तो 4 महीने में सम्राट चौधरी ने जिस तरह के इनिशिएटिव लेते हुए दिखे, उससे उम्मीद जगी। और जैसा भी देवेंद्र पारासर बता रहे थे कि सीमांचल का टास्क उनके सामने है, तो गुड गवर्नेंस तो नीतीश ने बहुत की, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पिछला उनका मुख्यमंत्री काल अगर आप देख लें तो बहुत सफल नज़र नहीं आए। बिहार में क्राइम काफ़ी बढ़ा और लोग कंपेयर करने लगे कि जंगल राज के मुकाबले हम कितना सुधरे हैं। तो वो एक बड़ा टास्क रहेगा। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जब से नेतृत्व परिवर्तन की बात हुई है, नए मुख्यमंत्री के सामने 2 चुनौती रहेगी, दोहरी चुनौती होगी। एक होगी नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची गुड गवर्नेंस की, उसको कैसे मेंटेन किया जाए या उससे और बेटर करके बीजेपी की इमेज कैसे इंप्रूव की जाए। दूसरी रहेगी पिछले विधानसभा चुनाव में, देखिए संसदीय लोकतंत्र में अंकगणित से काम चलता है। विधानसभा का गणित एनडीए के पक्ष में था, सरकार बन गई, नेतृत्व परिवर्तन हो गया। लेकिन वोट बैंक की अगर बात करें, जो परसेंटेज ऑफ वोट था पिछले चुनाव में, उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिला आरजेडी को 23.4 2025 के विधानसभा चुनाव, और दूसरे नंबर पर थी बीजेपी 20.4, तीसरे नंबर पर जेडीयू 19.6। यानी वोट बैंक के लिहाज से आरजेडी आज भी बहुत बुरी स्थिति में नहीं है। तो आने वाले वक्त में जो 19.6 का वोट परसेंटेज है जेडीयू का, उस पर दोनों की नज़र रहेगी, आरजेडी की भी और बीजेपी की भी। कौन उसमें डेंट लगा पाता है, कितनी जल्दी वो डेंट लगाने का मौका मिलता है, निशांत आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं, वो एक बड़ा क्राइटेरिया होगा 2030 के चुनाव के लिए और उससे पहले 2029 के लोकसभा चुनाव। जेडीयू के सामने क्या वाकई ऐसा कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है? अभी तो नहीं है। अभी तो उनके पास 85 एमएलए हैं और इस विधानसभा का कार्यकाल 4.5 साल का बचा हुआ है। तो बीजेपी ऐसा, अगर जेडीयू के तरफ से कोई ऐसा मूव नहीं हो कि हम गठबंधन बदल कर दें, अब कोई दूसरा कर नहीं सकता है। जब तक नीतीश कुमार थे तब तक होता था और बड़ा सफलतापूर्वक होता था, अब दूसरा कोई कर नहीं सकता है। तो ऐसा कोई मूव नहीं होगा तो उसके 85 एमएलए की ताकत रहेगी, वो बड़ी पार्टी के तौर पर रहेगी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर रहेगी। ये जो अभी राजकुमार जी बताए, वो आरजेडी का वोट परसेंटेज इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उसने 1.5 गुना सीटें लड़ी है, काफ़ी ज़्यादा सीटें लड़ी थी और हम लोग कह चुके कि 38% का वोट एक उनके पास है अपोजिशन का। और जेडीयू के सामने कोई वैसा थ्रेट नहीं है कि अभी तुरंत तत्काल। हम लोग बात करें अगले चुनाव की चुनौती आएगा, जब लोकसभा चुनाव के समय आएगा, सीटें किस तरह से एडजस्ट होती हैं। अगली बार क्या बीजेपी ये कहेगी कि लोकसभा का चुनाव है, हम ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, केंद्र की राजनीति हमको करनी है, हम ज़्यादा सीटें लड़ेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी 29 में। अभी तक तो बराबर पर ले आए, 2010 के बाद की अभी तक की स्थिति है कि बराबर पर ले आ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उनको, अब कम करने की कोशिश शुरू होगी। उस समय क्या होता है, कौन लीडरशिप होता है, ये सब देखने की बात होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है इस पद के लिए और इस स्थिति के लिए। मुख्यमंत्री भी कई तरह के होते हैं। दो बातें हम कहना चाहेंगे। एक तो क्या है कि बाहर से आया हुआ नेता अगर आता है, आपकी विचारधारा को अडॉप्ट करता है और आप में ऐड करता है, आपकी राजनीति में ऐड करता है। हम लोग हिमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं, सिद्धारमैया को देखिए ना, जनता दल से आए, कांग्रेस ने किस तरह से उनको अडॉप्ट किया। 2005 में 13 मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री हो गए, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और राहुल गांधी के सबसे प्रिय हैं, जनता दल से आए हुए हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री बने कि दूसरे को आने नहीं दे रहे। वही ऐसी एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस को ऐड कर रहे हैं, वो कांग्रेस के वोट में आप जिता रहे हैं, ओबीसी और अहिंदा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जो बाहर से आया आपकी आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है और आपके वोट बैंक में कुछ ऐड कर रहा है, आपकी पॉलिटिक्स में कुछ ऐड कर रहा है, कोई वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो वो अपने आप अडॉप्ट हो जाएगा, आके आपकी राजनीति को बढ़ाएगा। तो सम्राट चौधरी इस बात की तैयारी कर रहे थे। देखिए, विंस्टन चर्चिल का एक बड़ा महत्वपूर्ण कोट है। जब वो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा और तैयारी उम्र भर की है। कुछ लोग मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं कि अब हम आ गए हैं, विधायक हो गए हैं तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बहुत सारे विधायक हैं जो प्रतीक्षा करते हैं कि मौका आएगा तो बन जाएंगे, बन भी जा रहे हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करते हैं और तैयारी भी करते हैं।
सलाहियात भी होती हैं उनके पास। तो सम्राट चौधरी ने प्रतीक्षा की है, तैयारी की है, उनके पास सलाहियात जुटाए हैं उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इसी गुण को देखा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सिर्फ प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही थी। तो दोनों मिले, दोनों तैयारी कर रहे लोग, प्रतीक्षा कर रहे लोग मिले और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं जो विजय सिन्हा ने कहा था पिछले चुनाव के पहले कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बने। कई लोगों का सपना था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बने। और ये जो बिहार अभी है, झारखंड से अलग होने के बाद, इस बिहार में हम दोहरा रहे हैं इस बात को, राइट विंग पॉलिटिक्स के लिए कोई स्पेस नहीं था। बहुत छोटी पार्टी थी, बहुत छोटी। तो इसके बाद 10 सीटें, अगर 40 सीट मिलती थी भाजपा को 90 के दशक में, तो 30 आती थी साउथ बिहार, झारखंड से। तभी जब 2000 में अलग सरकार, अलग पार्टी राज्य बनते ही झारखंड में सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। पहला मुख्यमंत्री बना उनका बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री बने। इस तरफ नहीं था। समाजवादी राजनीति, कास्ट ड्रिवेन, कास्ट में फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स, मुस्लिम वो, ये तमाम चीजें थी इस बिहार में। संयम, संतुलन और सही समय, ये तीनों जब सही होता है तो फिर बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, और जिस नेता को चुना वो नेता भी तैयारी कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। एक और नेता तैयारी कर रहा है, चिराग पासवान। सम्राट चौधरी बिहार को नए पड़ाव पर ले जाएंगे, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। उनका बयान भी हम आपके सामने रख दें। सम्राट के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर बिहार जाएगा और बिहार को विपरीत हालात में नीतीश कुमार आगे ले गए। अब यहां से सम्राट सरकार को काम और आगे लेकर जाना है। वो मेरे बिहार को एक अगले पड़ाव की ओर लेकर जाने वाले हैं। बिहार यहाँ से नई ऊंचाइयों पर जाएगा सम्राट जी के नेतृत्व में, ये मैं विश्वास रखता हूँ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 2 दशक से बिहार को अलग अलग क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में आगे लेकर जाने का काम किया, जिस तरीके से जंगल राज के दौर से बिहार को निकालकर आज एक स्थिर व्यवस्था में लाने का कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, यकीनन सम्राट जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की ये सरकार उनके इन कार्यों को आगे लेकर जाएगी। मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बिहार का विकसित राज्य बनना ज़रूरी है। उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मौजूदगी और उनकी सक्रियता राज्य में, ये वो चीज़ है जो हम सब ज़रूर याद करेंगे। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे और अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीर है। नए पोस्टर लग गए हैं, इसमें नीतीश कुमार के योगदान की प्रशंसा की गई है। ये वो पोस्टर है जो जेडीयू दफ्तर के बाहर चस्पा कर दिया गया है। जेडीयू विकास पुरुष के तौर पर दिखाया जा रहा है नीतीश कुमार को। इस पर भी बात करते हैं अभी जो, लेकिन चिराग पासवान अभी जो कह रहे थे, इनके समर्पण में कोई कमी थी? नहीं, तो आपने कहा कि तैयारी कर रहे थे लंबे अरसे से सम्राट जी और उनको मिला फल। देखिए, नीतीश कुमार ऐसा थोड़ा, नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। जब 2000 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 7 दिन के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने रामविलास पासवान को कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनिए, और रामविलास पासवान को लगा था कि कुछ भी नंबर्स नहीं है, मतलब कुछ भी नंबर्स नहीं थे। आप 121 सीटें, 122 सीट जीती हुई थी राष्ट्रीय जनता दल ने, और कांग्रेस के 24 एमएलए थे, लेफ्ट के एमएलए थे। कोई संभावना नहीं थी, एक सिर्फ एक पोजीशनिंग थी कि आप थोड़े दिन के लिए बन सकते हैं। 2005 में 2000 में तो अटल जी ने कहा रामविलास पासवान को, उन्होंने मना किया, और उसके बाद नीतीश कुमार गए, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, और ये इस्टेब्लिश हो गया। देखिए, उनकी पार्टी में, नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में उनको नहीं पसंद करने वाले लोग थे। जॉर्ज फर्नांडिस नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार आगे बढ़े। जॉर्ज फर्नांडिस ने 2005 में भी उनका नाम घोषित नहीं किया था। पहला चुनाव हुआ जनवरी-फरवरी में, तो उनका नाम नहीं अनाउंस हुआ, अनाउंस करके नहीं लड़ा गया था। दूसरी बार भी नाम अनाउंस नहीं हुआ, और जब अरुण जेटली यहाँ से और संजय झा गए और इन लोगों ने एक सर्वे कराया, और इन्होंने कहा कि अगर हम लोग इस बार भी नाम अनाउंस नहीं करेंगे तो फिर हार जाएंगे, फिर वही स्थिति रह जाएगी, फिर हंग असेंबली हो जाएगी। तब जाकर के नाम अनाउंस हुआ, और इस पर जॉर्ज फर्नांडिस बड़े भड़के थे और बहुत ही विवाद हुआ था। शिवानंद तिवारी के बेटे का गेस्ट हाउस था, उसमें रुके हुए थे सब लोग, और किस तरह से अफरा तफरी मची थी वहाँ, जॉर्ज फर्नांडिस कितने नाराज हुए थे, वो बहुत कहानियां हैं। तो उसी समय तय हो गया था, रामविलास पासवान अगर उस समय चले जाते, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते, बिहार की राजनीतिक तस्वीर हो सकता है अलग होती। नीतीश कुमार बन गए, उसके बाद उन्होंने 20 साल उसके बाद मुख्यमंत्री बने, चलाया, वो एक दूसरी धारा चली। चिराग पासवान की अपनी तैयारी कुछ नहीं, इनकी सिर्फ प्रतीक्षा है। हमने कहा ना कि 2 तरह के नेता हैं,
एक प्रतीक्षा करता है और दूसरा प्रतीक्षा भी लेकिन करता है, तैयारी बीजेपी नहीं के गेम प्लान में सर, बीजेपी के गेम प्लान में विनोद जी चिराग पासवान कहाँ है? देखिए, बीजेपी के गेम प्लान में चिराग पासवान 2020 में थे, जो नीतीश कुमार को हाफ करना था। लेकिन चिराग पासवान ने भी स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं चिराग पासवान की पूरी पार्टी चली गई, चिराग पासवान का पूरा परिवार चला गया एनडीए में, चाचा छोड़ के 6 सांसद लेके चले गए, चिराग पासवान का घर छिन गया। उसके बाद चिराग पासवान लड़े 2020 में अकेले बीजेपी के आशीर्वाद से, और वो अगर वो नीतीश कुमार को हाफ नहीं कर पाते चिराग पासवान, तो चिराग पासवान की पॉलिटिक्स बीजेपी के लिए भी खत्म थी। लेकिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हाफ कर दिया, उनका अपना कुछ नहीं बना, लेकिन नीतीश कुमार आधे पर आ गए। उसके बाद चिराग पासवान का फिर से अपसर्ज होता है, और अपसर्ज होने के बाद आज चिराग पासवान 6 एमपी जिता कर ले आए अपने, और केंद्रीय मंत्री हैं। आगे बिहार की राजनीति में चिराग पासवान बीजेपी के गेम प्लान में जाएंगे या अपना गेम प्लान शुरू करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2029 का लोकसभा चुनाव तक क्या स्थिति बनती है, वो एनडीए छोड़े कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन जो 2030 का उनका अपना प्लान होगा। आज की तारीख में बिहार की राजनीति सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, ये 3 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द चलेगी। अभी निशांत कुमार को मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, निशांत कुमार अभी 6 महीने का उनका अपना यात्रा करेंगे, क्या करेंगे, क्या। ये 3 चेहरे हैं जो बिहार की सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स या सामाजिक राजनीति को जो है प्रभावित करेंगे। राजकुमार जी, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के चिराग पासवान बीजेपी के गेम प्लान में या एनडीए के गेम प्लान में अहम किरदार निभा सकते हैं आने वाली राजनीति के मद्देनजर। उनके पास एक साइजेबल वोट बैंक है, रामविलास पासवान की क्रेडिबिलिटी है, उनका एक विरासत है, और उन्होंने प्रूव किया है कि वो बहुत एग्रेसिव राजनीति कर सकते हैं शालीनता के साथ भी। दूसरी बात, बीजेपी को अगर आप देखें व्यापक संदर्भ में, तो एक दलित नेता चाहिए, कमी नहीं है, लेकिन कोई भी बीजेपी का दलित नेता अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया आज तक। अगर चिराग पासवान वो काम कर पाते हैं, बिहार के साथ साथ यूपी में भी अच्छी संभावना है दलित वोटों को बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जोड़ने की। रामविलास जी करते रहते, यूपी में आते थे। सौरभ ने जो पूछा ना कि सम्राट चौधरी की तुलना में चिराग पासवान में क्या कमी लगी, प्रतीक्षा उन्होंने भी की। फर्क यही रहा कि सम्राट चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, चिराग पासवान ने नहीं किया। और बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये फीलर था कि चिराग पासवान को अपनी पार्टी का विलय करा लेना चाहिए, बीजेपी में अलग पार्टी चलाने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे वजह यह है कि चिराग पासवान के साथ कम से कम लगभग 4-5% वोट ऐसा है जो कि स्विंग होता है। पासवान कम्युनिटी का वोट किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो वो ताकत रामविलास पासवान के साथ थी, और वो चिराग के साथ वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि अपना वोट वो सहयोगी दल को स्विंग करा देते हैं। चिराग पासवान के लिए बेहतर ये होता है बीजेपी के नेताओं की नज़र में कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते। चिराग पासवान कतई ये नहीं चाहेंगे कि जब उनकी अपनी पार्टी है तो वो ये क्यों चाहेंगे कि वो बीजेपी के साथ जाएं। तो बीजेपी उनको बस उतना ही उसी रूप में उपयोगी मानेगी उस वोट बैंक के लिहाज से, इससे ज्यादा नहीं। राहुल जी, अब बस जाते जाते आउटगोइंग कैप्टन की बात कर लीजिए जरा, क्योंकि इस पर समय भी ज्यादा नहीं है। नीतीश कुमार जी से की बात करते हैं, नीतीश जी की बात, हम नड्डा जी की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी अजीत जी ने नीतीश जी की तारीफ की थोड़ी सी, तो उसी में मैं जोड़ दूंगा कि ऐसा नहीं है, नीतीश जी बहुत शरीफ थे जॉर्ज फर्नांडिस के मामले में। 2004 से उन्होंने जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस को साइडलाइन करना शुरू किया, और 2006 में जिस तरह से उन्होंने शरद यादव के साथ मिलकर उन्हें प्रेसिडेंसी से हटाया, तो ये सब बातें भी याद रखनी चाहिए कि वो पूरी तरह से राजनीति है। आपको कि शायद कुछ अच्छी बात ही बताएंगे आप नीतीश जी के बारे में। नहीं, देखिए, नीतीश जी की जो अच्छी बातें हैं, नीतीश जी की छाप रहेगी, नीतीश जी का एजेंडा चलेगा। बीजेपी नीतीश जी आपको लगता है अभी इस पोजीशन में है कि वो एजेंडा ड्राइव कर सकें? बीजेपी क्या नीतीश जी की छाप रहने देगी या अपनी छाप बनाएगी? और ऐसे में जहां मोदी जैसे डायनेमिक प्रधानमंत्री हों, ऐसे में आपको लगता है कि मोदी जी का एजेंडा चलेगा या वो नीतीश जी का चलेगा? आपके सवाल में जवाब छुपा है। बहुत शुक्रिया राहुल जी, विनोद जी, अजीत जी, राजकुमार जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका।